व्यक्तिगत राजनीति शायद सेकेंडरी है, देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना प्राइमरी है। संविधान बदलना नहीं है, आधा तो उन्होंने बदल दिया है। अब केवल जो कवर पर भारत का संविधान और लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है, केवल उसको बदलना है। कि अपनी पार्टी के गुलाम बने रहते हैं, उनको इतना डराया जाता है कि ज़्यादा बोलोगे तो अगली बार टिकट कट जाएगा। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा यार, जो जिनको तुम जिता के सत्ता दे रहे हो वो क्या तुम्हारा टिकट काटेंगे? तुम सारे बहुजन एक हो जाओ तो तुम इनका टिकट काट देना। इस सरकार ने लेटरल एंट्री कराई आईएएस की, जो विदाउट कंपटीशन एडहॉक एंट्री कर ली और उसमें एक खास वर्ग को मौका दिया। आज जो 10 साल से सत्ता में पार्टी है, उसी संविधान को बदल कर फिर से उसी मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, जिस मनुस्मृति ने हमें हजारों साल तक पढ़ने से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रखा। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना सबसे बड़ी प्राथमिकता समाज की होनी चाहिए। हमारे ताकत से सत्ता में आते हैं और अगर झूठे सपने दिखा के वायदे करके आते हैं और फिर उसको पूरा ना करें तो फिर हमें गर्दन उनकी भी पकड़नी है, इसकी भी तैयारी रखनी है। कहा कि दलित, पिछड़े और कमजोर चलें सत्ता की ओर। उनके अंदर ये ललक होनी चाहिए कि हमें सत्ता पर कब्जा करना। आप संविधान नहीं बदलना चाहते, सारी सरकारी उपक्रम जब आप बेच देंगे तो फिर आरक्षण कहाँ लागू होगा? इस बार विपक्ष जो है सामाजिक न्याय की पिच पर खेल रहा है। पिच से फिसलने की गलती बिल्कुल मत करिए कि गलती से भी कमंडल की पिच पे चले गए तो फिर बीजेपी हावी हो जाएगी और आती हुई सत्ता हाथ से चली जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन का आयोजन किया गया कि इस सम्मेलन को चीफ गेस्ट के तौर पर राहुल गांधी ने एड्रेस किया। प्रोग्राम में राजेंद्र पाल गौतम जी ने शिरकत की। मिशन जय भीम के संयोजक होने के साथ ही साथ इस समय आम आदमी पार्टी से विधायक भी हैं। क्या वजह है? वजह है देश में जो एक माहौल, देश के संविधान को और प्रजातंत्र को ख़त्म करने का जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में व्यक्तिगत राजनीति शायद सेकेंडरी है, देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना प्राइमरी है। और ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य बन गया है कि पहले हम देश को, देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाएंगे और राजनीति से ऊपर उठ के बचाएंगे। और ये आपने देखा होगा, ये मंच राजनीति का भी नहीं था, ये राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन है। और संविधान से ही हमें जो कुछ मिला, बाबा साहेब के संविधान से मिला है। जब तक संविधान नहीं बना था तब तक हजारों साल हमारे लोगों ने गुलामी से ही है, हमें पढ़ने से, व्यापार से, संपत्ति से, हर चीज़ से वंचित रखा। इसी संविधान ने हमें मानवता का जीवन दिया, इसी ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, इसी ने हमें रिजर्वेशन दिया, नौकरियां दी, इसी से स्वाभिमान का जीवन दिया। और आज जो 10 साल से सत्ता में पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो उसी संविधान को बदल कर फिर से उसी मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, जिस मनुस्मृति ने हमें हजारों साल तक पढ़ने से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रखा। तो आज ये व्यक्तिगत राजनीति का सवाल नहीं है। राजेंद्र गौतम जिंदा रहे ना रहे, उसकी राजनीति चले ना चले, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज महत्वपूर्ण है ये कि जो हमारे समाज के लोग, देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिसकी संख्या देश में लगभग 88% है, उनको फिर से गुलाम बनाने की जो साजिश रची जा रही है, क्योंकि उनको तो आज़ादी एक तरह से देखा जाए तो संविधान से मिली है, और वो संविधान खत्म अगर हो जाएगा और फिर से अगर मनुस्मृति की वापसी हो जाएगी, जैसा अक्सर बीजेपी के नेता बोलते रहते हैं, और जो उनका एजेंडा साफ साफ दिखता है कि वो वापस उसी 14वीं शताब्दी की तरफ भारत को ले जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में देश बचाने से बड़ा कोई दूसरा सवाल नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने आया हूँ। विश्वगुरु बनाने का झूठा सपना जो नेता दिखा रहे हैं, जब तक ये सारा समाज सामने आगे नहीं आएगा, सबको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना संसाधनों में हिस्सेदारी है उनको, ना सत्ता में हिस्सेदारी है। नाम मात्र को टिकट दे के MP MLA बना भी दिया तो वो भी गुलाम बन के अपनी पार्टी के गुलाम बने रहते हैं। उनको इतना डराया जाता है कि ज़्यादा बोलोगे तो अगली बार टिकट कट जाएगा। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा यार, जो जिनको तुम जिता के सत्ता दे रहे हो वो क्या तुम्हारा टिकट काटेंगे? तुम सारे बहुजन एक हो जाओ तो तुम इनका टिकट काट देना। तो आज राहुल गांधी जी को इस यात्रा को करने से ये तो समझ आ गया कि असली जो भारत है वो देश के कोने कोने में, गाँव में बसा है, वो जंगल में बसा है, और उसको जल जंगल जमीन में हिस्सा नहीं मिला है। और वो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, उसी लड़ाई को हम 40 साल से लड़ रहे हैं। तो हमारी उस लड़ाई में हमें मिलके लड़ना पड़ेगा। और वैसे भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है कि इस लड़ाई को मिलजुल के, एकजुट करके और ज़्यादा ताकतवर तरीके से। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण है, ये इंटरव्यू जैसे ही पोस्ट होगा
नीचे कमेंट ज़रूर आएगा कुछ खास लोगों का। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये रेडियो कब तक चलता रहेगा और इस रेडियो को बंद करने के लिए क्या इनको आप कहना चाहते हैं कि नहीं अब भरोसा कर सकते हैं, अब ये सुधर गए हैं? एक बात सबको समझनी पड़ेगी कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न जाति देश के धर्म के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, विभिन्न तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो सबको साथ लिए बिना तो भारत बनेगा नहीं। और बाबा साहब का सपना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि केवल सांपनाथ नागनाथ की बात करते रहें। दलित पिछड़ों को उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए बाकी जो लोग जो न्याय में भरोसा करते हैं, सामाजिक न्याय में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, उनको भी तो साथ लेना चाहिए अगर उनको लेने की बात हो रही है। लेकिन आप अगर कड़वाहट ही रखेंगे, प्यार की बात ही नहीं करेंगे, सबको साथ लेके चलने की बात ही नहीं करेंगे, तो कड़वाहट से तो कड़वाहट फैलेगी, नफरत से नफरत फैलेगी, जहर से जहर फैलता है और प्यार से प्यार फैलता है। हाँ, ये ठीक है, हमें आंखें खोल के रखना है कि ये तो जिन जो लोग हमारे ताकत से सत्ता में आते हैं और अगर झूठे सपने दिखा के वायदे करके आते हैं और फिर उसको पूरा ना करें, तो फिर हमें गर्दन उनकी भी पकड़नी है, इसकी भी तैयारी रखनी है। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ और वैसे तो रहने वाला मैं जौनपुर का हूँ, मगर 38 वर्षों से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। और मेरा एक संगठन है राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ। बांस शिल्पी महासंघ जो बांस का काम करते हैं, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज मुझे भी इसमें बीडी नकवी जी के माध्यम से पता चला था और इस कार्यक्रम में आया हूँ। आज खासकर जो राहुल जी ने एक शब्द कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मगर हाँ, उन्होंने अपने मन से कहा है कि कांग्रेस ने गलती की, मगर हम उस गलती को सुधारते हुए सभी को हिस्सेदारी देने की बात करेंगे। मेरे साथ पूर्व न्यायाधीश बीडी नकवी साहब हैं। आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की, संविधान सम्मेलन की बात हो रही है। एक लॉबी है, खास तरह की लॉबी, वो बताने की कोशिश कर रही है कि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, संविधान खतरे में है नहीं। कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोट उनको चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा संविधान बिल्कुल खतरे में है। इस देश के अंदर देश की संपदा को जब चंद हाथों में दे दिया जाए, जब रेल, जब हमारे पोर्ट, जब हमारे जितने जगह हैं, अगर देश के कारपोरेट को दे दी जाए तो संविधान खतरे में नहीं है। हमारा जो आर्टिकल 38 है वो ये कहता है कि देश की संपदा को देश में बंटना चाहिए ताकि आम आवाम तक उसके फल पहुँचे। तो ये काम जो सरकार ने किया वो संविधान के खिलाफ किया। इस सरकार ने लेटरल एंट्री कराई आईएएस की, जो विदाउट कंपटीशन एडहॉक एंट्री कर ली और उसमें एक ख़ास वर्ग को मौका दिया जिसमें ओबीसी, दलित, जो पिछड़े हैं जो हमारे देश के, उन सबको मौका नहीं दिया। तो ये क्या संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? कैसे कहें आप? किस फ्रंट पे सरकार ने, इकोनॉमिक फ्रंट पे जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसमें गरीब से हर चीज़ दूर हो जाएगी। क्या आज अगर अडानी की रेल चलेगी तो 100 रुपये में क्या लखनऊ से दिल्ली कोई गरीब मजदूर, हमारा गरीब हिंदुस्तानी पहुंच सकेगा? नहीं सफ़र कर सकता। ये तब्दीली है, ये पॉलिसी जो बनाई है हमारी प्रेसिडेंट सरकार ने, मोदी सरकार ने, वो हमारी आम जनता, दलित पिछड़ों के खिलाफ है। राहुल गांधी जी ने सियासत का पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है। आज पैराडाइम शिफ्ट ये है कि आज दलित, पिछड़े और कमज़ोर लोग, देश के कमज़ोर लोग, मैंने ये कहा कि दलित, पिछड़े और कमज़ोर चलें सत्ता की ओर। उनके अंदर ये ललक होनी चाहिए कि हमें सत्ता पे कब्जा करना। एक बहुत श्रीराम मौर्य जी, ये एक ज़बरदस्ती का हवा और डर क्रिएट किया जा रहा है क्या कि संविधान और आरक्षण पर खतरा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि खतरा नहीं है, ये वोट के लिए कह रहे हैं कि खतरा है। क्यों लगता है आपको कि खतरा है? इस नाते लगता है कि इनकी सोच ऐसी है आरएसएस और बीजेपी की, चूँकि ये पुरानी जैसे मनवादी व्यवस्था की सोच ही आरएसएस की सोच है। आरएसएस की सोच भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी को ये पच नहीं रहा है। जो कुछ हो रहा है संविधान के जरिए, लोगों को हक, अधिकार, सम्मान, अभिव्यक्ति जो भी कुछ मिल रहा है, ये पच नहीं रहा है। ऐसा हो भी सकता है, ये पूरा आभास दिखाई दे रहा है। इस नाते तो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना सबसे बड़ी प्राथमिकता समाज की होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? और मैं भी मतलब सामाजिक संगठनों में ही रहता हूँ। बहुजन सुरक्षा सेना से जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, लखनऊ से आपसे भी मिल चुका हूँ। सावित्रीबाई फुले जी के साथ मैंने आंदोलन, एससी वर्ग से आते हैं? हाँ, एससी वर्ग से आता हूँ। तो मैं भारत के सभी यूथ से ये कहूँगा कि जो आपके मुद्दों की बात कर रहा है, आपके भविष्य की बात कर रहा है, उनका साथ दीजिए। ऐसे फेक भाषणों से, ऐसे फेक लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं। ऐसी चीज़ें देखना भी पसंद नहीं करना चाहिए। भारत के युवा को सही मुद्दे और सही बात रखने वाले का ही साथ देना चाहिए, तभी भारत का संविधान बचेगा और तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। मेरे साथ चंद्रभूषण यादव जी हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों पर
चर्चित एक पुस्तक के लेखक हैं, सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, संविधान महासम्मेलन। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक नैरेटिव ये भी आया है बीच में कि तमाम लोग फालतू चिल्ला रहे हैं कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है। ऐसा है नहीं, केवल कुछ पार्टीज वोट के लिए ऐसा कह रही हैं। आपको क्या लगता है? जी नहीं, अगर ऐसा होता तो पिछले साल अगस्त में जब पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन को याद कर रहा था, तो विवेक देवराय जो प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को बदलने की आवश्यकता है। और इधर के दिनों में इनकी पार्टी के जितने प्रमुख नेता हैं, जैसे लल्लू सिंह जी जो अयोध्या फैजाबाद है जो इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है, वहाँ से जो सांसद दो बार रहे हैं, फिर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, लल्लू सिंह जी कह रहे हैं कि संविधान बदलना है। नागौर से इनकी पार्टी की नेता ज्योति मिर्धा जो सांसद का चुनाव लड़ रही हैं, वो कह रही हैं कि भारत का संविधान बदलना है। इनकी पार्टी के जो राम का जिन्होंने नायक का काम किया वो रामायण सीरियल में, अरुण गोविल साहब, वो कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलना है। इनकी पार्टी के मिनिस्टर हैं बिहार में प्रेम गुप्ता, उनके सामने जो है कार्यकर्ता बैठक में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान को बदलना है। इनकी पार्टी की जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति प्रभाकर हैं, तो उनका कहना है कि अगर पुनः प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी तो इस देश का संविधान भी बदल जाएगा, लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और भारत का नक्शा भी बदल जाएगा। ये तीनों चीज। तो नक्शा क्यों बदल जाएगा? अभी देखा आपने कि कश्मीर में लोग कह रहे हैं कि चीन अंदर घुस आया है, अरुणाचल प्रदेश में तमाम गाँवों का नाम चीन ने बदल दिया है। तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया। और जो भारत के वित्त मंत्री का पति घर के अंदर ये सारी बातें निर्मला सीतारमण जी अपने पति से करती होंगी, तभी तो कह रहे हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो तीनों चीजें बदल जाएंगी। तो ये सारी चीजें, उसके पहले पंकजा मुंडा जी ने सभा में कहा कि भारत का संविधान बदलना है। फिर उसके पहले अनंत हेगड़े जो 3-3, 4-4 बार के इनके सांसद हैं। ये बात मान ली आपकी कि ये लोग अब खुद बयान दे रहे हैं कि बदलना चाहते हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल है कि बदल के करना क्या चाहते हैं। ओ देखिए, अभी तो ये भी अभी आपने देखा, इस मोदी साहब के लीगल एडवाइजर हैं जो उनके सारे मुकदमे लड़े हैं, वो विधि आयोग के सदस्य हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बदल दिया गया है, उसको केवल किस फ्रेम में डालना है ये तय करना है सरकार आने के बाद। तो ये तो स्पष्ट है। जैसे मान लीजिए जो चीज़ें अभी स्पष्टतः नहीं वो कर पा रहे हैं कि इस देश का जो पिछड़ा है, जो दलित है, सबसे अधिक पीड़ा तो उनको इसी बात से है कि ये किस तरह से हमारी बराबरी में खड़ा हो रहा है, किस तरह से हमारी बराबरी में खड़ा होकर के बातें कर रहा है, किस तरह से मुंह छेड़ करके, और आर्थिक संसाधन इसके पास हो रहे हैं, इसको सम्मान मिल रहा है, इसको रोजगार मिल रहा है, ये शिक्षित हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को रोकना है, तो रोकने के लिए उनको भारत का संविधान बदलना होगा और इसलिए वो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। चीज़ें तो उन्होंने कर ही दिया है, जैसे EWS आरक्षण उन्होंने भारत के संविधान को बदल के किया। फिर उन्होंने सारे जो अभी राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई आप संविधान नहीं बदलना चाहते, सारी सरकारी उपक्रम जब आप बेच देंगे तो फिर आरक्षण कहाँ लागू होगा। तो वो संविधान बदलना नहीं है, आधा तो उन्होंने बदल दिया है। अब केवल जो कवर पर भारत का संविधान और लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है, केवल उसको बदलना है। मुद्दा बन गया है क्या पूरे देश में? ये पूरे देश में बन गया है। और ये पहली बार जो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो बीजेपी चाहती थी कि उसके पिच पर हम खेलें, ये पहली बार इस बार हुआ है जब संविधान का मुद्दा उठा है, जातिवार जनगणना की बात आई है, तो यहाँ उनकी घिघी बच गई है और वो आउल फाउल बोल रहे हैं, जिस पर दुनिया भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि भारत के अंदर जो हो रहा है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और जिन चीज़ों पर उनको बहस करना चाहिए, आप बहस करिए ना, जातिवार जनगणना पर, भारत के संविधान पर, भारत का संविधान आप नहीं बदल रहे हैं इन मुद्दों पर। तो तमाम ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, और चौराहा छाप नेता जिसको नहीं बोलेगा उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो मंडल आर्मी के संस्थापक अनिरुद्ध विद्रोही जी हैं। आप पूरा देश लगभग घूमे जातिवार जनगणना को लेकर मुद्दा बनाने के लिए। आज वो मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी खुद उसको पूरे देश में लेके घूम रहे हैं, मैनिफेस्टो में शामिल हो गया है। तो क्या लगता है कि आज राहुल गांधी ने जो यहाँ पर भाषण दिया, वो चीज़ लागू हो पाएगी क्या सरकार आने के बाद? वो यहाँ पर भाषण रहा राहुल गांधी जी का, तो उसमें हमने जो महसूस किया है कि जिनके स्पीच में, वक्तव्य में जो ईमानदारी और परिवर्तन है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर सत्ता में इंडिया गठबंधन आता है तो हमें उम्मीद है कि कास्ट सेंसस होगी, और जो वादे किए गए हैं वो उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन उसको पूरा करेगा। हमारे आपके जैसे लोग बहुत दिनों से जो बात कह रहे थे कि विपक्ष को अपनी पिच पे खेलना चाहिए, तो इस बार लग रहा है पूरे प्रदेश में कि या देश में कि इन्होंने अपनी पिच तैयार की है, उसी पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बार विपक्ष जो है
सामाजिक न्याय की पिच पर खेल रहा है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विपक्ष से उसको आगाह करना चाहता हूँ कि इस पिच से फिसलने की गलती बिल्कुल मत करिए। अभी 4 चरण बाकी हैं, अगर फिसल गए आत्मविश्वास में भी जल्दी आते हैं। आत्मविश्वास में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर इस पिच से आप फिसल करके गलती से भी कमंडल की पिच पे चले गए तो फिर बीजेपी हावी हो जाएगी और आती हुई सत्ता हाथ से चली जाएगी। हालांकि ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक कहा गया। ये पीछे आप देख रहे हैं समृद्ध भारत इस संस्था के बैनर तले आयोजित हुआ था, लेकिन जब किसी पार्टी का बड़ा नेता उसमें शामिल होता है तो कार्यक्रम वो भी चुनावी समय में राजनीतिक हो ही जाता है। मैं चूंकि पत्रकार हूं तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि जो बात कही गई यहाँ से वो कितनी लागू होगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि नफरत के सामने जो शब्द बोले गए वो निश्चित तौर पर एक मोहब्बत की दुकान की तरह थे। अब उनमें अमल कितना होगा, अगर 4 जून को सत्ता पलटती है, सरकार बनती है, तो उसके बाद सजग प्रहरियों को निगाह रखनी पड़ेगी कि जो बोला जा रहा था वो सरकार में नजर आ रहा या नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।